ओके, तो अब अपन देखते हैं आपका एसकेटी सिस्टम क्या होता है। तो आपके सामने है एसकेटी सिस्टम जो है, इट इज द प्रोसेस बाय विच द वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज रिमूव फ्रॉम योर बॉडी। एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा क्या हो रहा है, आपके बॉडी से जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान जो वेस्ट बना है उसे बॉडी से क्या किया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एक्सक्रीटरी प्रोसेस। मेटाबॉलिक रिएक्शन, अब मैंने यहां पर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी की बात की, ये होती क्या है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन या मेटाबॉलिक एक्टिविटी बेसिकली all the physical and the chemical activity in our body that convert or use the energy are called metabolic activity या metabolism भी कह सकते हो आप उसको। तो आपकी बॉडी में चलने वाली सभी फिजिकल और केमिकल एक्टिविटीज जितनी भी हैं, उन एक्टिविटीज को जिसमें या तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है या फिर एनर्जी खर्च हो रही है, उन सभी एक्टिविटीज को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक रिएक्शन या मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। समझ में आई बात। मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या है, आपके वो एक्टिविटी, वो रिएक्शंस जिनके द्वारा क्या हो रहा है, आपकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई फिजिकल या केमिकल वर्क चल रहा है। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटी दो कैटेगरी की बनाई गई। मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो हमारे सेल के अंदर जितने प्रोसेस चल रहे हैं उनको दो कैटेगरी में बांट दिया। एक होता है कैटाबॉलिक रिएक्शन, एक मेटाबॉलिक रिएक्शन को क्या कहा जाता है, कैटाबॉलिक, और दूसरे को क्या बोला जाता है, एनाबॉलिक। क्या फर्क है कैटाबॉलिक और क्या फर्क है एनाबॉलिक में। कैटाबॉलिक कट करना, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। कैटाबॉलिक का मतलब कट करना, कट करना मतलब तोड़ना। तो आपके वो रिएक्शन जिसमें कोई ना कोई चीज ब्रेक हो रही है, कोई ना कोई चीज क्या हो रही है, ब्रेक। तो आपके बॉडी में वे सारी रिएक्शन, सेल के अंदर चलने वाली वे सारी रिएक्शन जिसके द्वारा आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ ब्रेक हो रहा है, कोई बड़ा मॉलिक्यूल टूट करके छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, ये सारी रिएक्शंस कौन सी कैटेगरी की मानी जाएगी, कैटाबॉलिक रिएक्शन मानी जाएगी। समझ में आ गई बात, सिंपल है। दूसरा आपके एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक का अपोजिट कर दो। कई रिएक्शन ऐसी भी है जिनमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ करके कोई ना कोई बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपके एनाबॉलिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसके द्वारा क्या हो, आपके बॉडी के अंदर कोई ना कोई छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिल करके बड़े बायो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करे, तो उसे हम लोग बोलेंगे एनाबॉलिक रिएक्शन। तो कैटाबॉलिक का मतलब टूटना, एनाबॉलिक के अंदर जुड़ करके कोई बड़ा मॉलिक्यूल बनाना। अंडरस्टूड। मेटाबॉलिक रिएक्शन कितने टाइप की हो गई, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक कौन सी हो गई, जिसमें ब्रेकडाउन होता है। क्या होता है, ब्रेकडाउन, आपके बॉडी का बायोमॉलिक्यूल टूटता है। और एनाबॉलिक कौन सी हो गई, एनाबॉलिक कौन सी हो गई, जहां पर आपके फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, फॉर्मेशन, कोई चीज बने, टूटे ना, क्ले चीज। तो इस तरीके की बॉडी में ये दो तरीके की रिएक्शन चलती है। अब बात यह आती है कि जब ये मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती है, चाहे कैटाबॉलिक चले चाहे एनाबॉलिक चले, जब ये ब्रेकडाउन हो या किसी चीज का फॉर्मेशन हो, हमारे काम की चीजें बनने के साथ साथ आपके कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बनती है जो क्या होती है, वेस्ट होती है। कैटाबॉलिक में भी कुछ वेस्ट बनते हैं और एनाबॉलिक रिएक्शन के समय भी क्या होता है, कुछ वेस्ट बनते हैं। उन वेस्ट का कोई उपयोग हमारे लिए नहीं होता। अब बॉडी में जो वो अननेसेसरी चीजें आ गई, जो बनी है अभी, उनको क्या करना पड़ेगा, बॉडी से बाहर भेजना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बॉडी से बाहर भेजना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, बॉडी से बाहर भेजना है तो आपको सिस्टम चाहिए कि बॉडी में कितनी सारी सेल है, एक एक सेल कैसे बॉडी से बाहर भेजेगी। डायरेक्ट हर सेल सीधा बाहर निकलना चालू कर दे तो बॉडी के हर हिस्से से वेस्ट बाहर आना चालू हो जाएगा। सोच के देखो, बॉडी की हर सेल वेस्ट को डायरेक्टली बाहर भेजना चालू करे तो सब जगह से वेस्ट बाहर, आपका शरीर कैसा हो जाएगा, गंदा फैला सा। हमारी बॉडी में क्या है, सिस्टम है। उस सिस्टम के थ्रू क्या होता है, सारा वेस्ट बॉडी के एक पार्ट में आता है और फिर यूरिन के थ्रू बॉडी से क्या होता है, बाहर जाता है। तो उसी सिस्टम को हमको समझना है और पढ़ना है। अब देखो, बहुत सारे अलग अलग तरीके के लिविंग बीइंग होते हैं, सबको एक्सक्रीशन करना जरूरी है क्योंकि सबकी बॉडी में वेस्ट बनता होगा, सबकी बॉडी में रिएक्शनें चलती है,
सबकी बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं और सबकी बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं तो ऑब्वियसली सबकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई वेस्ट भी बनते होंगे, और जो वेस्ट बनते होंगे उसे क्या करना पड़ेगा, बॉडी से बाहर भेजना पड़ेगा। तो ज्यादातर जो वेस्ट होते हैं जैसे कि आपके यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, अमोनिया होता है, इस तरीके के वेस्ट बनते हैं। तो कुछ आपके ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, कुछ ऐसे हैं अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, कुछ और फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं। इस तरीके से आपके अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म वेस्ट अलग अलग तरीके का जनरेट करते हैं। ये चीज तो अब आपके जो ये वेस्ट जो आपके द्वारा जो बॉडी में बनता है, जो ज्यादा समय तक बॉडी में रखने पर क्या हो सकता है, बड़ा पॉइजनस हो सकता है, हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। तो उसको हम क्या करते हैं, बॉडी से बाहर निकालते हैं। और कौन से सिस्टम की हेल्प से निकालते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम की हेल्प से बाहर निकालते हैं। अब अलग अलग तरीके के एक्सक्रीटरी सिस्टम वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो जिनका एक्सक्रीटरी सिस्टम अमोनिया बाहर निकालने का काम करता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनका सिस्टम क्या करता है, यूरिया उनकी बॉडी से बाहर निकालता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या करते हैं, आपके क्या करेगा, यूरिक एसिड एक्सक्रीट करने का काम करेगा। इस तरीके से आपके अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके के वेस्ट के रूप में आपके जो चीजें हैं उन्हें बाहर भेजता है। तो सबकी बॉडी एक जैसी तो होती नहीं है, हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी क्या होती है, अलग अलग तरीके की होती है। अब आपके इसी के आधार पे एक्सक्रीटरी सिस्टम बढ़ गए या एक्सक्रीशन प्रोसेस या कैटेगरी हमने बना ली। अब आपके देखें अमोनिया अगर एक्सक्रीट होता है तो उन ऑर्गेनिज्म को या उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, अगर कोई ऑर्गेनिज्म वेस्ट के रूप में क्या निकालता है, अमोनिया, उसकी बॉडी से अमोनिया वेस्ट के रूप में बाहर आ रहा है। अगर अमोनिया वेस्ट के रूप में बाहर आ रहा है तो वो ऑर्गेनिज्म या उसका प्रोसेस क्या कहलाएगा, अमोनोटेलिज्म। क्या कहलाएगा, अमोनोटेलिज्म। एग्जाम्पल जैसे एम्फीबियंस, एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक इंसेक्ट्स, अमीबा, बोनीफिश, बहुत सारी फिशेस सारी आपके ज्यादातर आती है इसके अंदर। तो कुल मिला के ये है कि जो जिनकी बॉडी में या जिनके आसपास वाटर अवेलेबल ज्यादा हो, ध्यान रखिएगा, जिनके आसपास क्या ज्यादा अवेलेबल हो, वाटर, वे ज्यादातर क्या एक्सक्रीट करते हैं, अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। क्योंकि अमोनिया को बॉडी से बाहर भेजने के लिए पानी ज्यादा चाहिए। आपकी बॉडी में भी पानी होना चाहिए और आपके सराउंडिंग में भी क्या होना चाहिए, पानी ज्यादा होना चाहिए। तो अमोनिया एक्सक्रीट किया जा सकता है। समझ में आई मेरी बात। तो हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया जो कुछ ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, पानी ज्यादा होने की वजह से वो अमोनिया को एक्सक्रिएट करते हैं। हाँ, अब इसमें अलग देखो, सबका मैं एक जैसा नहीं कह सकता। ये जो एग्जांपल अपने सामने लिखे इनका कंफर्म है, ऐसे बहुत सारे बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, बॉडी डिजाइन क्या है, उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। लेकिन ज्यादातर पानी में रहने वाले या जिनकी बॉडी में ज्यादा पानी पाया जाता है वो आपके ज्यादातर क्या एक्सक्रीट करते हैं, अमोनिया एक्सक्रीट। ठीक है, 1 to 1 तो सब ऑर्गेनिज्म का बताना मुश्किल है, या तो किसी बायोलॉजी वाले जो बड़े लेवल पे पढ़ाते हैं उनको पूछो तो वो 1 to 1 बता देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिर्फ इतना ध्यान रखें, अमोनिया एक्सक्रीट करने वालों को क्या कहा जाता है, अमोनोटेलिज्म। ये ज्यादातर जिनकी बॉडी में पानी ज्यादा हो, जिनकी सराउंडिंग में पानी ज्यादा हो, वो एक्सक्रीट करते हैं। और आपके एनिमल विच एक्सक्रीट अमोनिया, इन ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाएगा, इनको अमोनोटेलिक। ये तो हुआ प्रोसेस, अमोनिया एक्सक्रीट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिज्म। और एनिमल जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उनको क्या कहेंगे, अमोनोटेलिक। थोड़ा सा फर्क है, समझ आई बात। एग्जाम्पल याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये जो दिए हुए इनमें से ज्यादातर एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स, अमीबा और बोनीफिश। अब आपके दूसरा जो वेस्ट के रूप में एक्सक्रीट होता है कुछ ऑर्गेनिज्म के द्वारा, वो होता है यूरिया। अब अगर नाइट्रोजनस वेस्ट, अब देखो ये सारे वेस्ट नाइट्रोजनस वेस्ट की कैटेगरी में। नाइट्रोजन वेस्ट क्यों है, क्योंकि ये सब नाइट्रोजन वाले कंपाउंड है। ये सारे कंपाउंड कौन से हैं, नाइट्रोजन वाले कंपाउंड है। तो वे ऑर्गेनिज्म है जो नाइट्रोजन वेस्ट के रूप में यूरिया एक्सक्रिएट करते हैं। क्या एक्सक्रिएट करते हैं, यूरिया। तो यूरिया अगर एक्सक्रिएट करते हैं तो वे ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएंगे, यूरियोटेलिक। प्रोसेस को मैं क्या कह सकता हूं, यूरियोटेलिज्म। यहां लिखा नहीं है बट आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, यूरियोटेलिज्म। अब आपके यूरिया जो होता है
वो हमारे बॉडी में कौन से पार्ट में बनता है? लीवर में बनता है। कैसे? मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है तो उसमें मेन आपके लीवर के अंदर ये नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया जो है वो फॉर्म होता है। समझ में आई बात? इसमें आपके जैसे मैमल्स, तो इसका मतलब हम किस में आ गए? मैमल्स में। तो हम क्या एक्सक्रीट करते हैं? यूरिया। हमारे यूरिन में सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी मिलेगी? यूरिया की मिलेगी। तो मैमल्स ज्यादातर यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। शी फिशेस जो होते हैं उनमें भी कुछ है जो क्या एक्सक्रीट करती है? आपके यूरिया एक्सक्रीट करती है। क्लियर चीज? तो आप ये एग्जाम इसमें मोस्टली ह्यूमन का पूछा जा सकता है कि ह्यूमन वेस्ट के रूप में क्या एक्सक्रीट करता है। तो ह्यूमन ज्यादातर जो है यूरिया के रूप में नाइट्रोजन वेस्ट को एक्सक्रीट करता है। समझ में आई बात? अब आपके इसके बाद तीसरा जो केस है वो क्या है? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड ये आपके ज्यादातर वे ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट करते हैं जो ड्राई एरिया में या ड्राई कंडीशन में रहते हैं, बड़ी सूखी अवस्था में, डेजर्ट में रहने वाले, या कोई आपके ज्यादातर बर्ड्स ले लो, या आपके कुछ ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी में पानी की हमेशा शॉर्टेज रहती है, पानी ज्यादा उनको नहीं मिलता या वो ज्यादा पानी कंज्यूम ही नहीं करते, तो उनकी बॉडी के अंदर वेस्ट किस रूप में बाहर आएगा? यूरिक एसिड के रूप में आएगा। ये चीज समझ आई बात? चलिए, तो ये हो गया यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। इन ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाएगा? यूरियोटेलिक। हाँ, क्या कहा जाएगा? यूरियोटेलिक। और ऑर्गेनिज्म इसको प्रोसेस को क्या बोल दूंगा? यूरिको, हाँ यूरिकोटेलिक, और इसको बोलेंगे यूरिकोटेलिज्म। ठीक है, पढ़ने में थोड़ा देखो बहुत माइनर सा फर्क है। वो यूरियोटेलिक, ये यूरिकोटेलिक है। वो क्या था? यूरियोटेलिक। और इसमें क्या आ गया? यूरिकोटेलिक। यूरिको वाला है यूरिक एसिड और यूरियो वाला है यूरिया। ठीक है, याद रह जाएगा। तो आपके ये ज्यादातर ऑर्गेनिज्म देखो, अमोनिया जो है वो हर एक की बॉडी में लगभग वेस्ट बनता है, लेकिन अमोनिया के रूप में ही निकल जाए वो होता है किसमें? नॉर्मली एक्वेटिक एनिमल्स में, या जो मैंने एग्जांपल बताया उनके अंदर। लेकिन जहां पर पानी की शॉर्टेज हो जाएगा तो फिर अमोनिया एक्सक्रीट नहीं कर सकता, अमोनिया को बदलना पड़ेगा किसी और फॉर्म में। तो जिनको एवरेज पानी मिलता है वो अमोनिया को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? यूरिया के अंदर, और एक्सक्रीट करते हैं। जिनको पानी और कम मिल जाए वो अमोनिया को किसमें कन्वर्ट करते हैं? वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट करके फिर निकालते हैं। तो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करने के लिए ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये आपके ड्राई एनवायरनमेंट में रहने वाले जैसे रेप्टाइल्स हैं, लाइक लिजर्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स वगैरह, ये जो होते हैं ये अपना वेस्ट ज्यादातर आपके कौन से रूप में एक्सक्रीट करते हैं? यूरिक एसिड के रूप में एक्सक्रीट करते हैं। समझ में आ गई बात? 3 चीजें बताई गई है। पहला, अमोनिया, ज्यादा पानी अवेलेबल हो तो अमोनिया एक्सक्रीट होता है। फिर दूसरा केस आपकी क्या आता है? यूरिया, जहां एवरेज पानी अवेलेबल हो वो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? आपके अमोनिया को कन्वर्ट करेगा यूरिया में और यूरिया एक्सक्रीट करेगा। और तीसरा केस, जब पानी बहुत ही शॉर्टेज हो, बहुत कम मिलता हो, तो अमोनिया किसमें कन्वर्ट करके एक्सक्रीट किया जाएगा? यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करके एक्सक्रीट किया जाएगा। समझ में आ गई बात? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं? चलिए, तो इस तरीके से आपके ये 3 तरीके के जो एक्सक्रीशन प्रोसेस है वो होते हैं। क्लियर? कितने तरीके के प्रोसेस होते हैं? 3 तरीके के। कौन कौन से? अमोनोटेलिज्म, फिर यूरियोटेलिज्म और यूरिकोटेलिज्म। ठीक है, अब देखो, अगर मैं अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड में सबसे हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा? अमोनिया। इसे ज्यादा देर बॉडी में नहीं रखा जा सकता, जैसे बनता है उसे तुरंत पीछे का पीछे क्या करना पड़ता है? एक्सक्रीट करना पड़ता है। इसीलिए एक्वेटिक एनिमल में पानी का फ्लो उनकी बॉडी में कंटिन्यू चलता रहता है। तो जैसे बनता है वैसे पानी जैसे उनकी बॉडी में घूम के बाहर आता है वो साथ साथ अमोनिया एक्सक्रीट। तो उनकी बॉडी में अमोनिया डायरेक्ट अमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रीट किया जा सकता है। हमारी बॉडी में अमोनिया होता तो बाथरूम में बैठना पड़ता, कंटिन्यू बनता और कंटिन्यू एक्सक्रीट करना पड़ता, लेकिन हमारे अमोनिया की जगह यूरिया बनता है। तो यूरिया कुछ समय के लिए बॉडी में रह जाए तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है,
2-4 घंटे 5 घंटे बाद भी अगर आप जाओ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपके यूरिया थोड़ा सा स्टेबल है, और यूरिक एसिड ये और थोड़ा सा कम है, बट एक्सक्रीट थोड़े थोड़े इंटरवल में ये बॉडी से बाहर होते रहते हैं। क्लियर चीज। अमोनिया इन सब में क्या है, सबसे ज्यादा हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, समझ आ गई बात। चलिए अब आपके हम बात करते हैं, ये तो बात की थी हमने इससे पहले तो सब ऑर्गेनिज्म का एक साथ कि भाई किस किस तरीके के हो सकते हैं। अब हमारा मेन उद्देश्य क्या है, इंसानों में क्या होता है वो समझो। इंसान किस तरीके से अपने वेस्ट को बाहर एक्सक्रिएट करता है। क्लियर। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर एक्सक्रीशन के लिए एक सिस्टम है जिसको हम बोल रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। फिगर दिख रहा होगा, यही आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है। इस फिगर में कुछ लाल लाल नजर आ रहा है, ठीक है। फिर एक लंबी लंबी ट्यूब नजर आ रही है, फिर यहां पर एक और बैग का बैग जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है कि नहीं है। अब ये सब है क्या वो समझ लें। हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम मेन 4 कंपोनेंट से बना हुआ है। पहला है पेयर ऑफ किडनी, तो एक किडनी ये रही, दूसरी किडनी, किडनियों की कैप भी है, ध्यान रखना, वीआईपी है, कैप वाले ऑर्गन है, इन पे ये कैप होता है। जानते हो ये कैप क्या है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। ये क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड। इस नाम क्या है इसका, इस ग्लैंड का नाम बताया कोई। थायराइड तो गले में होता है भाई। एंडोक्राइन ग्लैंड का एड्रीनल ग्लैंड, कौन सी, एड्रीनल ग्लैंड है, देख लो, थोड़ा पता रखा करो, लास्ट ईयर पढ़ा है आप लोगों ने, एड्रीनल ग्लैंड। क्लियर। फिर आपके किडनी के बाद किडनी से निकलने वाली 2 ट्यूब आपको नजर आ रही है ना। इन 2 ट्यूबों को क्या कहा जाएगा, यूरेटर्स। 2 है तो पेयर ऑफ यूरेटर कह लो, किडनी को भी आप पेयर ऑफ किडनी कह सकते हो क्योंकि 2 है। फिर आपके यूरिनरी ब्लैडर, क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर जो है वो आपके कहां है, ये रहा। क्या होता है, पेशाब की थैली अपन बोलते हैं। यूरिनरी ब्लैडर मतलब एक ऐसा पैकेट लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें यूरिन कलेक्ट होता है, कुछ समय के लिए क्या होता है उसमें पड़ा रहता है। तो ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया। और फिर वहां से एक्सक्रीट होने के लिए जो ट्यूब रहती है दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रा, उसे क्या कहा जाएगा, यूरेथ्रा। दिस आर द 4 मेन कंपोनेंट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। समझ में आई बात। क्यों डैमेज करेगा, भगवान ने बनाया बड़ा सोच समझ के। वैसा है कि घर में एसिड रखेगा तो एसिड किस में रखेगा, ऐसी चीज में रखेगा जिसमें तेरे गल जावे। किस में स्टोर करेंगे, ऐसी चीज में स्टोर करेंगे कि वो एसिड है, खतरनाक है, लेकिन हम रखेंगे भी उसी में जिसमें उसको कोई नुकसान ना हो। तो यहां पर भी यूरिनरी ब्लैडर कुछ इसी तरीके का है जो यूरिन की वजह से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन आप उसे स्ट्रेस दो। अब स्ट्रेस कैसे देना है, यूरिन आ रहा है लेकिन जा नहीं रहे, उसको बेचारे को टेंशन में डालते हो, फिर कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यूरिन की एक है कि जब भी यूरिनरी ब्लैडर एक फिलअप हो जाए तो आपका यूरिन पास आउट होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो आपके नर्वस सिस्टम पे भी इफेक्ट डालता है उसकी वजह से, क्योंकि वहां नर्व्स भी जुड़ी हुई होती है जो उसको कंट्रोल करती है, और फिर आप उसके साथ जबरदस्ती करते हो तो फिर क्या होता है, वो आपको परेशानी में डाल देता है। ठीक है, तो होता है ना भाई, इसका जो प्रोसेस चल रहा है ये कंटिन्यू वाटर एब्जॉर्ब किया जा रहा है क्योंकि हमारी बॉडी में क्वांटिटी बढ़ रही है, लेकिन यहां आगे जाने का रास्ता नहीं है ना। तो आप सोच के देख, तेरे ऊपर का टैंक पानी का, घर की बात कर रहा हूं ठीक है। अब आप सोचे हैं कि आपको टंकी बननी है और इधर जो आपके नीचे जहां से ये नल से बाहर आ रहा है आपने बाहर जाने दिया नहीं और आप इस पे भरे जा रहे हो। अब बताओ क्या करेगा, ये सब फैलेगा इधर, क्या करेगा, इधर नहीं फैलेगा, इधर तो फैलेगा। ऐसा कैसा आपकी किडनी के लिए परेशानी की, किडनी क्या आती है, एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रही है लेकिन आगे रास्ता नहीं मिलने से किडनी का फंक्शन डिस्टर्ब होता है। किडनी 2 तरफ जाती है, एब्जॉर्ब भी करना है और आगे पास आउट नहीं हो रहा,
तो किडनी का फंक्शन डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से कई बार किडनी फेल हो जाती है, तो पूरा फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, फिर किडनी काम करना ही बंद कर देती है। इसलिए कहते हैं कभी भी जबरदस्ती नहीं करनी है। आता है सर को बोलो सर जाना है। कई बच्चे बेचारे डरते हैं, सर को बोलेंगे सर तो जाने देंगे नहीं, यार तो उनके घंटे भर बाद जाएंगे, पीरियड खत्म होगा तब। उस चक्कर में कई बार बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। कुछ टीचर हमारे जैसे खड़ूस होते जाने नहीं देते हो, हम तो जाने देते हैं भाई, हमको पता है ना, वहाँ साफ करना और किसको बुलाएंगे वहाँ है। चलो, तो अब आप यहाँ देखें, यहाँ पर आपको कुछ ट्यूब ये भी नजर आ रही होगी, दिख रही है? अब ये तो मैंने बताया ही नहीं आपको, ये क्या है, हमारे एक्सकेटी सिस्टम का पार्ट नहीं है? बताइए, ये तो हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का पार्ट है। बस ये तो यहां इसलिए बताएगी क्योंकि किडनी में जो यूरिन बनाने के लिए जो वेस्ट आ रहा है वो कौन लेके आ रहा है वो बताया गया। तो वो वेस्ट लाने का काम हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जो वीना केवा और ऑर्टा है वो लाने ले जाने का काम करिए। जो आपका ब्लड जैसे ऑर्टा से आया और किडनी में गया और किडनी में फिल्टर होने के बाद वापस बाहर आया और वीना केवा से होता हुआ चला गया, तो ये ऑर्टा और वीना केवा ने किया गया है, सिर्फ ब्लड किडनी तक लाया और फिल्टर होने के बाद ब्लड को ये लेके गया। एक्सक्रीशन का सारा काम किडनी और उसके बाद वाले ऑर्गनों में होता है। एक्सक्रीशन का पूरा काम कहां होगा? किडनी और उसके बाद वाले पार्ट में। तो हम लोग इसीलिए कभी एक्सक्रीटरी सिस्टम में ऑर्टा और वीना केवा का एक्सप्लेनेशन नहीं देते। समझ में आई बात? अब आप देखें ये कैसे होता है, इस पे और जो पार्ट्स हैं उनका भी थोड़ा एनालिसिस अपन कर लेते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो पार्ट है वो कौन सा है? आपका किडनी। कौन सा पार्ट है? किडनी। तो किडनी जो है वो आप देखें कितनी है, पहले तो ये बताओ। दो है, पेयर ऑफ किडनी। ठीक है, क्या है? पेयर ऑफ किडनी दो होती है। इनका शेप कैसा होता है? बीन शेप। किस शेप की होती है? बीन शेप। यश बाबू यहां ध्यान दो। हाँ, कलर में कैसी होती है? रेडिश इन कलर। कलर में कैसी है? रेडिश, मतलब लाल, रेडिश ब्राउन थोड़ा सा कह सकते हो, डार्क टाइप होता है, तो रेडिश ब्राउन इन कलर। होती कहां पर है? हमारी जो बैकबोन होती है, वर्टिबल कॉलम, बैकबोन जो होती है उसके दोनों तरफ एक एक होती है। एक वर्टिबल जो पीछे रीढ़ की हड्डी, किडनी हमेशा आगे की तरफ नहीं होती, किडनी हमेशा कहां होती है? आपके पीछे, कमर में पीछे की तरफ होती है। एक जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसके राइट और लेफ्ट साइड में होती है। तो एक आपके रीढ़ की हड्डी के राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। कौन से रीजन में होती है? तो उसको हम एब्डोमिनल रीजन बोलते हैं। एब्डोमिनल रीजन जानते हो क्या होता है? आपके डायफ्राम के नीचे जो पार्ट है उसको नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? एब्डोमेन। तो ये आपके कहां होती है? एब्डोमिनल रीजन में होती है। देयर इज एन ओपनिंग कॉल्ड हाइलम और हाइलस। अब देखें ये वाला हिस्सा जहां से कई ट्यूब्स अंदर भी आती है और यहां से एक ट्यूब बाहर भी जाती है, तो वो हिस्सा जहां से कई चीजें अंदर और बाहर हो रही है, ये दिख रहा है ये वाला हिस्सा। तो ये पार्ट जहां से ब्लड अंदर आ रहा है, यूरिन बाहर जा रहा है, वो पार्ट आपके क्या कहलाएगा? हाइलम या हाइलस। क्या कहेंगे? हाइलम या हाइलस कहा जाएगा। क्लियर चीज? तो ये ओपनिंग मतलब इस किडनी में अंदर बाहर होना है तो यही रास्ता है, आप इधर से घुस नहीं सकते, या इधर से नहीं, या इधर से नहीं, आना जाना है तो यहीं से। इसका जो गेट है उस गेट का नाम क्या है? आपके हाइलस या हाइलम। क्लियर चीज? अब आपके यहां से ब्लड वेसल्स आती जाती है, नर्व्स होती है, लिम्फेटिक डक्ट होती है, यूरेटर है, ये सब आपके इसी जगह से बाहर आती है और इससे कनेक्ट होती है। हाइलम जो होता है वो आगे किडनी के अंदर, आप देखो जरा, ये हाइलम जो वाला पार्ट है ये आगे जाकर के एक फनल लाइक स्ट्रक्चर बन गया। दिख रहा है? कैसा दिख रहा है आपको? फनल जैसा स्ट्रक्चर आ रहा है। है कि नहीं? ऐसे लग रहा है जैसे फनल हो यहां आगे। तो ये फनल लाइक स्ट्रक्चर में कनेक्ट होता है और ये फनल लाइक स्ट्रक्चर का क्या नाम है? क्या बोलते हैं? रीनल पेल्विस। तो पेल्विस कहा जाता है।
क्लियर है? तो कोई कंफ्यूजन किसी को? बहुत इजी है, समझ में आ गया? किडनी का स्ट्रक्चर, लोकेशन, उसका कलर, उसका जो सिचुएशन वगैरह, उसके पार्ट्स जो मैंने थोड़े बहुत बताए, अभी तो इंटरनल पार्ट अभी अपन डिस्कस करेंगे। अब आप देखें किडनी जो है उसके दो रीजन, देखो यहां पर आपको एक हल्का सा शेड अलग नजर आ रहा है, दिख रहा है आपको? कुछ पोजीशन थोड़ा सा है जो आपकी क्या है, थोड़ा सा अलग है। ये जो अंदर वाला रीजन है ये थोड़ा सा डार्क है, सॉरी ये यहां पर अपने को डार्क दिख रहा है, बट ये एक्चुअली ये होता है लाइट रीजन। ये वाला जो है ये क्या होता है, हल्के कलर का होता है, लाइट कलर का, और जो बाहर की तरफ होता है ये आपके होता है एक तरीके से डार्क कलर का। क्लियर? तो जो ये डार्क रीजन है बाहर की तरफ, उसे तो नाम दिया गया कॉर्टेक्स। डार्क रीजन को क्या नाम दे दिया गया? और जो अंदर वाला ये जो लाइट रीजन है इसे क्या नाम दे दिया गया? मेडुला। अब ध्यान रखना, डार्क रीजन को तो क्या नाम दिया है? कॉर्टेक्स। और जो अंदर वाला लाइटर रीजन है उसे क्या नाम मिल गया है? मेडुला। समझ में आ गया? तो ये आपके ये क्या है, ये क्या है बताओ जरा, ये वाला हिस्सा मेडुला या कॉर्टेक्स? मेडुला। ये मेडुला, ये तो इस तरीके से ये आपके सारे हिस्से क्या है? कहाँ डूला भाई तू? जोर जोर से बोल रहा है मैं डूला मैं डूला। मेडुला बोला क्या? ओके। ओके, सो ये बाहर वाला सो ये बाहर वाला जो पार्ट है ये आपके लाइट कलर का, सॉरी डार्क कलर का होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। तो दो तो पार्ट ये आपको समझ में आ गए। तीसरा रीजन जो है आपके ये वाला हिस्सा, प्लीज, तीसरा रीजन जो है बीच में ये वाला है, जिसको हमने अभी नाम दिया, क्या बोला इसको? रीनल पेल्विस। तो तीन पार्ट हो गए किडनी के, हमेशा ध्यान रखना तीन हिस्से आपको मेन याद रखने हैं। एक है आपका सबसे आउटर मोस्ट कॉर्टेक्स, फिर थोड़ा अंदर की तरफ आओ मेडुला, और सबसे सेंटर में जो है वो है रीनल पेल्विस। ये रीनल वर्ड के बारे में बता दूं, रीनल वर्ड मोस्टली आपको किडनी से जुड़े हुए पार्ट्स में देखने को मिलेगा। तो अगर कभी रीनल वर्ड आता है तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना है कि ये कोई ऐसा हिस्सा है जो किससे जुड़ा हुआ है? किडनी से जुड़ा हुआ है। क्लियर चीज? अब आपके इस किडनी के अंदर क्या बनता है? यूरिन बनता है। बताओ यूरिन कौन बनाता है? किडनी में यूरिन बनाने का काम इसके छोटे छोटे, इसके अंदर कुछ पार्ट्स है वो करते हैं। हम जनरली बोलते हैं किडनी यूरिन बनाती है। अगर हम लोग ऐसे बोलते हैं तो हम ज्यादातर क्या बोल देते हैं कि यूरिन कौन बनाता है हमारी बॉडी में? तो किडनी। लेकिन वास्तव में किडनी के अंदर कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जो क्या काम कर रहे हैं? आपके यूरिन बनाने का काम कर रहे हैं, और उन्हें हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। कुछ इस तरीके के दिखते हैं, दिख रहा है आपको? ये ऐसे होते हैं। अब ये आप अगर ध्यान से देखें बड़ा कॉइल फॉर्म में दिख रहा है, बट इसको अगर सीधा खोल दें तो ये आपकी क्या है? एक तरीके से कुछ इस तरीके की ट्यूब है, और इसको अगर मैं पूरी सीधी कर दूं तो ये बहुत लंबी इस तरीके से आपकी ट्यूब बनी हुई है पूरी है, जिसमें यूरिन बन करके आपके एक बड़ी ट्यूब में चला जाता है। ये इस तरीके की है। आप इसको पूरा खोले हैं तो ये सीधी क्या होगी? आपके एक तरीके की ट्यूब बनेगी, और फाइनली ये ट्यूब जाकर के एक बड़ी लाइन में कनेक्ट होती है। तो ये ट्यूबुलर पार्ट है, एक ट्यूब से बनी हुई एक स्ट्रक्चर है, जिसे हमने क्या नाम दे दिया है? नेफ्रॉन नाम दिया। ईच किडनी हैज एक्सक्रीटरी यूनिट। हर किडनी की क्या है? एक्सक्रीटरी यूनिट, जिससे हम नेफ्रॉन पूछा जाता है कि किडनी की एक्सक्रीटरी यूनिट कौन है? तो वही जो ट्यूब से बना हुआ जो किडनी जो यूरिन बनाने का काम करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी? किडनी का एक्सक्रीटरी यूनिट कौन है? तो किडनी का एक्सक्रीटरी यूनिट नेफ्रॉन है, क्योंकि बेसिक काम यही करता है। समझ में आ गई बात? अंडरस्टूड? चलिए, तो ये आपके किडनी का जो ओवरऑल आउट व्यू जो था वो मैंने आपको पूरा दे दिया। मोस्टली उसका स्ट्रक्चर या उसका काम पूछा जाता है। अब आपके मेन जो किडनी के अंदर यूरिन बनाने का काम करता है उसको भी समझना है, और वो कौन है? आपका नेफ्रॉन।
अब ये जो नेफ्रॉन है इसका स्ट्रक्चर भी अपन पूरा समझेंगे और फिर इसका क्या समझेंगे, फंक्शन कि काम कैसे हो रहा है इसके अंदर। तो नेफ्रॉन जो है, प्लीज, नेफ्रॉन को हमने दो पार्ट में बांट रखा है। ये ट्यूब वाला पूरा बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, तो इसका जो ये बहुत बड़ा हिस्सा इसको हमने किस में बांट दिया। तो अगर मैं ये बता दूं, देख लें, ये एक पार्ट ये, और फिर बाकी पीछे पूरा हिस्सा क्या है, ट्यूब एक लंबी सी। तो एक तो ये वाला हिस्सा हुआ और इसके पीछे क्या हुई, ट्यूब। तो आगे वाला जो गोल हिस्सा नजर आ रहा है दैट इज योर बोमन कैप्सूल। इसे क्या कहा जाएगा, ये वाला बोमन कैप्सूल वाला है। तो अब देख लें कि ये जो आपका स्ट्रक्चर है बाहर का, दिस इज कॉल्ड योर बोमन कैप्सूल। क्लियर। फिर इसके पीछे क्या है, ट्यूब है। तो उस बाकी पीछे के पूरे हिस्से को हम क्या बोलते हैं, रीनल ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं, रीनल ट्यूब्यूल बोलते हैं। क्लियर चीज। तो दो पार्ट हो गए। रीनल ट्यूब्यूल काफी बड़ी है, लंबी है आपके। रीनल ट्यूब्यूल जो है वो काफी लंबी ट्यूब है। तो उसको भी हमने कई सेक्शन में बांट दिया। हमने उसे 3 सेक्शन में बांटा। पहला स्टार्टिंग वाला हिस्सा जो यहां से बनता है, तो उसे हमने नाम दिया प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी बोलते हैं इसको, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कौन सा, ये यहां से बनने वाला स्टार्टिंग का कुछ पोर्शन जो कॉइल फॉर्म है। फिर नीचे की तरफ देखो यू आकार में है, दिख रही है, वो हेयरपिन कैसी होती है, कुछ उस जैसी दिखती है। तो ये यू आकार में आपके हेयरपिन शेप का जो स्ट्रक्चर है उसे हैंडलेज लूप कहा जाता है, या लूप ऑफ हैंडले ऐसे भी कह सकते हो। क्या नाम दिया हुआ है, लूप ऑफ हैंडले या हैंडलेज लूप। और तीसरा जो लास्ट में वापस ये कॉइल वाला हिस्सा यहां पर आ जाता है, इसको हमने नाम दिया डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी। तो पीसीटी, हैंडलेज लूप एंड डीसीटी। क्लियर, समझ में आ गई बात, कोई कंफ्यूजन, कोई नहीं। चलिए, तो ये हो गया आपका जो नेफ्रॉन का, जस्ट मैंने एक स्ट्रक्चर को थोड़ा सा क्लासिफाई करके बताया। कल अपन इस पे बात करेंगे, इसके आगे फंक्शन कैसे चलता है, इसके अंदर यूरिन कैसे बनता है, वो पूरा समझेंगे। क्लियर एवरीबॉडी, अंडरस्टूड, ओके। तो आप लोगों का टाइम जो है वो 2:15 है। कोई भी अननेसेसरी बहुत जल्दी मत आया करो। टाइम क्या है आपका, 2:15। तो 2:15 पे आपको आना है। क्लियर, ओके। सो गुड बाय ऑल ऑफ यू।